Hello, guys. I hope you all are doing really well. And today I'll be talking about things that you really need to consider before taking admission in PhD. अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपकी आने वाली पीएचडी की जो जर्नी होगी वो काफ़ी आसान हो सकती है। इन चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया था एंड इसलिए मैं इस पर एक वीडियो निकाल रही हूँ जिससे कि मेरे जैसे लोग जिन्हें पीएचडी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन वो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो किन चीज़ों पे ध्यान देके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं जिससे कि उनके आगे की पीएचडी की जर्नी आसान हो और आपकी पीएचडी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू द मेन कंटेंट। सो पहली जो चीज़ है जिसे आपको कंसिडर करना है दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू डू पीएचडी राइट नाउ। क्या ये सही समय है पीएचडी करने का? क्या आपके पास दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपने एक्सप्लोर कर ली हैं? क्या आप सच में एकेडमिक्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप सिर्फ टीचिंग में ही आगे जाना चाहते हैं और कुछ आगे नहीं करना चाहते हैं? अगर कुछ इस तरीके से आपकी मेंटल स्टेट है, अगर आप प्योरली एकेडमिक्स में आगे जाना चाहते हैं तो ठीक है, मास्टर्स के बाद यू कैन ट्राई एंड टेक एडमिशन इन पीएचडी। लेकिन अगर आप दूसरे करियर को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई थिंक राइट आफ्टर टेकिंग completing your masters आपको नहीं जाना चाहिए into PhD because PhD it should be your last resort, it shouldn't be your first priority। अगर आप एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हैं तो आप पहले आप 2-3 इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, आप देखिए कि क्या आपको सच में इंटरेस्ट है या नहीं है एकेडमिक्स में, टीचिंग में। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस करियर में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ही आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। क्योंकि पीएचडी क्या होता है ना, एक बहुत ही लंबा समय है, आपकी लाइफ के 4 से 5 साल लग जाते हैं पीएचडी कंप्लीट करने में। वंस यू हैव टेकन एडमिशन एंड आप 4-5 साल मिनिमम आप उस पीएचडी के को दे रहे हैं तो आप जब 5 साल बाद कंप्लीट करके निकलते हैं ना, आपको ऑल ऑफ सडन ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के 5 ईयर्स कहाँ गए। तो मैं यही रेकमेंड करती हूँ, अगर आप न्यूबीज़ हैं, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर मास्टर्स, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर नेट सेट एग्जामिनेशन, डोंट गो फॉर पीएचडी राइट आफ्टर योर मास्टर्स, टेक अ लिटिल ब्रेक। इफ़ यू आर इनटू एकेडमिक्स, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए जाइए, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कीजिए कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके पास दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या पता आप उन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को जब आप ग्रैब करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पा ले लाइफ में। सो पीएचडी शुड बी योर लास्ट रिसोर्ट एंड इट शुडंट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जो सेकेंड चीज़ फैक्टर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए पीएचडी, वंस यू हैव डिसाइडेड दैट आपको पीएचडी करनी है तो आपको इस फैक्टर को बहुत इम्पॉर्टेंस देनी है आपकी पीएचडी एडमिशन प्रोसेस में, एंड दैट इज़ रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट पीएचडी। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है पीएचडी की? देखिए, यूजीसी ने एक यूनिफाइड रिक्वायरमेंट सेट किया है, लेकिन यूजीसी लिबर्टी भी देती है हर एक इंस्टीट्यूट को अपने पीएचडी नॉर्म्स को सेट करने के लिए। और इसी वजह से हर एक इंस्टीट्यूट की पीएचडी नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है या रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट पीएचडी है, डिफर करती है एक दूसरे इंस्टीट्यूट से, राइट? सो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी करना चाहते हैं आप उस इंस्टीट्यूट का ऑर्डिनेंस डाउनलोड कीजिए, ऑर्डिनेंस, पीएचडी ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस में सारी की सारी रिक्वायरमेंट लिखी होंगी कि आपकी रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप रेसिडेंसी बेसिकली आपको कितने मिनिमम टाइम तक आपको पीएचडी करते समय उस इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा या फुल टाइम पीएचडी करना पड़ेगा, क्या आप फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं, क्या आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरीके के जर्नल्स में पब्लिश करवाना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि जिससे कि आपकी पीएचडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम बोलने को तो हम ऐसे कह देते कि हाँ 2 पेपर पब्लिश करवाना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई डिड माई पीएचडी फ्रॉम मैनेट and it is a NIT, it is like National Institute
ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, जहाँ पे कि पीएचडी की पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट थी, वो थी कि आपको एससीआई और एससीआई इंडेक्स में पब्लिकेशंस करवाना है, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होती है। मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी की है, एंड वो एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए एससीआई एंड एससीआई में पेपर पब्लिश करवाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और करीबन मुझे 2 से ढाई साल लगे एक अच्छे इंटरनेशनल एससीआई पब्लिकेशन करवाने में। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, आप ये सोचिए कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट हो वो इजी हो, और इसका मतलब ये नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, प्लीज़ गो वन स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अगर आपने एक लोकल यूनिवर्सिटी या लोकल कॉलेजेस से पढ़ाई की है, तो आप थोड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का कोशिश करिए। अगर आप नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, तो आप अब्रॉड जाने का कोशिश कीजिए, एंड बहुत सारे स्कॉलरशिप एंड फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका हमें नॉलेज नहीं होता है। तो ऑलवेज ट्राई एंड go one step forward in your life rather than go backward. So एक ये है। साथ ही साथ जब भी हम ये रिक्वायरमेंट देखते हैं, आपको ऑर्डिनेंस चेक करना है, रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट चेक करना है, पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट चेक करना है, मिनिमम कितने इयर्स में आप सबमिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से थॉरोली रीड करनी है। अभी ये आप कब करेंगे? जब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को कि आपको इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप उस बेसिस पे अगेन आपकी जो शॉर्टलिस्टेड इंस्टीट्यूट है उन्हें जॉट डाउन कीजिए, उन्हें और भी कम उनमें से भी शॉर्टलिस्ट कीजिए। इस तरीके से आपको कुछ 5-6 इंस्टीट्यूट मिलेंगे। अब उन इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कीजिए फॉर एडमिशन। लाइक आई सेड, हर एक इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस अलग होती है, उनके खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। देन अगेन यू कैन गो अहेड विद द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यू कैन चेक देयर कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होगी। अदर फैक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है पीएचडी एडमिशन के लिए, लाइक आई सेड कि काफ़ी लंबी जर्नी होती है, एंड यू कैन नॉट, अगर आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो फुल टाइम पीएचडी अगर आप सोच रहे हैं आगे करने का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको स्टाइपेंड दे रहा है या नहीं है। स्टाइपेंड, या फिर इसका एक और नाम है टीचिंग असिस्टेंटशिप, इसका एक और नाम है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए, अगर आपने नेट JRF पास किया है तो आपको JRF मिल जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, टू परस्यू योर PhD, एंड इसकी वैलिडिटी अराउंड 2 years होती है। देन कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, NITs, IIMs, IITs, ये अपने स्कॉलर्स को खुद स्टाइपेंड देते हैं, जो कि MHRD के थ्रू आती है। ठीक है, JRF UGC के थ्रू आती है, NTA UGC के थ्रू आती है, एंड MHR जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट है उनकी स्टाइपेंड MHRD से आती है, राइट। तो आप देखिए कि आपकी इंस्टीट्यूट क्या आपको पैसे दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि 5 साल तक आप इतना लंबे समय निकालने वाले हो PhD में। तो अगर थोड़ा बहुत आपको पैसे मिलते हैं तो इट्स लाइक एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहता कि यार मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ या मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं क्या कर रही हूँ। तो आफ्टर 5 years भी आपको ये लगेगा कि ठीक है, मैंने इतना कुछ वेस्ट नहीं किया है अपनी, यू हैवंट वेस्टेड योर टाइम बिकॉज यू वर कंसिस्टेंटली गेटिंग सम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। सो मैं यही रेकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए जहाँ पे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, बिकॉज अगेन यू विल पुट स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ। देन आपको जो 4th इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड काफ़ी लोग इसे मिस आउट कर जाते हैं, एंड ये जो फैक्टर है वो आपको बहुत ही इट्स very important. So what is that factor? It is basically background check of your supervisor. जब आप PhD में एडमिशन लेते हैं तो आपका सुपरवाइज़र आपको चूज़ नहीं करता है, आप अपने सुपरवाइज़र को चूज़ करते हैं। तो जब मैं ये कह रही हूँ तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट को, आपने 4-5 इंस्टीट्यूट जो शॉर्टलिस्ट किए हैं वहाँ के डिपार्टमेंट फैकल्टीज़ के उसमें जाइए, वहाँ पे आप चेक कीजिए
सुपरवाइज़र के, आप जिस फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं उनके प्रोफेसर से मिलिए, उस इंस्टीट्यूट में जाके चेक कीजिए कि वो कैसे हैं प्रोफेसर, अगर उनके स्कॉलर्स हैं तो उनसे बात कीजिए, आपको पता पड़ेगा कि किस टाइप के स्कॉलर्स कभी भी गलत नहीं बनाते। अगर आज कोई मुझसे पूछता है मेरे सुपरवाइज़र के अंडर पीएचडी करना चाहिए तो मैं बिल्कुल ही सही, या मैनेट में पीएचडी करना चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट एडवाइस दूंगी, कि क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि जो बेनिफिट मुझे मिले हैं वो बाकी लोगों को बेनिफिट ना मिले, या फिर मैं ये नहीं चाहूँगी कि जो चीज़ मैंने सफ़र की है वो बाकी लोग सफ़र करें, राइट। तो मैं हमेशा ये चाहूँगी कि बाकी लोगों को अगर मैं कुछ बेनिफिट कर सकती हूँ तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक सही एडवाइस देके, राइट। तो स्कॉलर्स कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगे। अगर आप उनका इनफैक्ट आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी पता करेंगे तो वो कभी गलत एडवाइस नहीं देंगे आपको। तो आप अपने सुपरवाइज़र का बैकग्राउंड चेक कीजिए, देन आपको प्रेफरेंस फिल करने को आता है। जब आपने अपने सुपरवाइजर्स के बैकग्राउंड चेक कर लिया, आप उनसे मिलिए जाके, आप उन्हें बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो उनके अंडर पीएचडी करने में। इससे एक नेटवर्किंग भी बिल्ड होती है और आपके एडमिशन प्रोसेस को एक एड ऑन बेनिफिट मिलता है कि आपकी एडमिशन होने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र भी कीन होता है कि उसके अंडर ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स आएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पीएचडी कंप्लीट करवा सके। और अगर नहीं भी होंगे तो जैसे अगर उनकी सारी जितने भी लोगों को उन्हें पीएचडी करवाना है वो वैकेंसी फिल होंगी तो वो आपको तुरंत बता देंगे कि सी बेटा अभी तो कोई भी वेकेंट नहीं है, मे बी ट्राई नेक्स्ट ईयर। सो यू विल हैव क्लैरिटी कि भाई किस इंस्टीट्यूट में मेरे एडमिशन होने के चांसेस हैं, किस में नहीं है, किस सुपरवाइज़र के साथ जाना चाहिए, किस सुपरवाइज़र के साथ नहीं जाना चाहिए। जब आप बैकग्राउंड चेक करें सुपरवाइज़र का तो आप ये देखिए कि किस तरह की इज़ योर सुपरवाइज़र नॉलेजेबल और ईजी गोइंग। अगर आज मुझे कोई चुनने को कहे कि आप किन चीज़ों को चूज़ करेंगे, नॉलेजेबल और इजी गोइंग, तो आई विल डेफिनेटली गो अहेड विद द इजी गोइंग। क्योंकि देखिए अगर आपका सुपरवाइज़र इजी गोइंग है तो वो आपकी जो इंटायर जर्नी को है वो स्मूदन कर देगा, वो इंटायर जर्नी को बहुत आसान बना देगा। अगर आपका सुपरवाइज़र सपोर्टिव है तो वो आपको आपके हर एक स्टेप में आपको सपोर्ट करेगा। मेरी सुपरवाइज़र जो थी शी वॉज अ फीमेल एंड उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया शी यूज़ टू गो आउट ऑफ हर वे टू सपोर्ट मी। सो जब वो सपोर्ट आपका आपके सुपरवाइज़र से मिलता है ना तो आपको आप एक काम हो जाते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होता है, आपको पता होता है कि यार मैम विल हैंडल और सर विल हैंडल। और वहीं अगर आप एक ऐसे सुपरवाइज़र को चूज़ करते हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल है, उन्हें बहुत ज्ञान है एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे आर नॉट ईजी गोइंग, तो आपकी जो जर्नी है 4-5 साल की बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगी। क्योंकि पीएचडी इन इटसेल्फ बहुत टफ जर्नी है। देखिए उसमें करने को कुछ नहीं है बट वो जर्नी इतनी ज़्यादा टफ है कि ऊपर से अगर आपको एड ऑन एक टफ सुपरवाइज़र मिल जाते हैं तो वो बहुत ही एक्सेस स्ट्रेस हो जाएगा आपके लिए, एंड देन विच विल डेफिनेटली इफेक्ट योर रिसर्च वर्क। अगर आप गर्ल्स हैं, फीमेल को मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ आप डेफिनेटली चेक कीजिए अगर आप मेल सुपरवाइज़र के अंडर पीएचडी कर रहे हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है एंड हाउ दे आर, वेदर आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है, क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं या नहीं है। उनकी फ़ीमेल स्कॉलर से आप बात कीजिए कि वो रेकमेंड करेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत है फीमेल स्कॉलर्स को, क्योंकि today's time is like it is very not so good and कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो we really need to take care of ourselves and we really need to be cautious कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम किसके अंडर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर फीमेल स्कॉलर्स। ऑन अगेन साथ ही साथ आप ये भी चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपके सुपरवाइज़र बैकग्राउंड चेक करते समय कि आपके सुपरवाइज़र आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं या कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, आपको एकेडमिक काम के अलावा कुछ और काम करवा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। क्योंकि एक बहुत डिमीनिंग हो जाता है ये चीज़ें। अगर आपके सुपरवाइज़र आपको एकेडमिक्स के अलावा कोई और काम दे रहे हैं, बहुत डिमीनिंग लगता है और सही नहीं लगता है। तो उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप पहले ही इन फैक्टर्स को ध्यान देते हैं।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आई विश मुझे इस तरीके का वीडियो मिलता मेरे पीएचडी से पहले। तो मेरी पीएचडी जर्नी बहुत easy going होती है। However, lot has happened with me like in my entire PhD journey. मेरा job लग गया and luckily I had a really great supervisor. She was very supportive. तो कहीं ना कहीं जो टफ पार्ट था वो थोड़ा सा सॉफन, दूसरा पार्ट सॉफन हो गया था, तो द अदर पार्ट वाज टफ। तो एक जर्नी थोड़ी सी बैलेंस थी। वहीं अगर आपके सारे फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा टफ है आपके लिए, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी अगेन। लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के में भी जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँ, अगर आप इन फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी आने वाले समय में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड keep watching my YouTube channel. It is purely to give you right advice and to give you right perspective about things, and to share my experiences so that you don't have to suffer things that I have suffered, and you get the benefit that I have got in my entire career journey. Thank you so much. Namaste.